हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। देखिए हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, 2019 शिफ्ट 1 के आधे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ना। आई थिंक 16 क्वेश्चन थे हमारे पास, हमने 8 सॉल्व कर लिए थे समय की कमी के चलते, बाकी के 8 आज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। 2019 जेईई मेंस के पेपर वाले क्वेश्चन हैं बच्चों। हमने कहाँ छोड़ा था, हमने यहाँ छोड़ा था। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया था। इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 तक 1 to 8 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, है ना, पढ़ने में इसको समय लग जाएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। 4 स्टेटमेंट है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट इसके सही लग रहे हैं ना। देखो दो है सब में, मतलब कोई 2 स्टेटमेंट तो इसके करेक्ट है। तो माइंड में पहले पॉजिटिव लेके चलना कि करेक्ट स्टेटमेंट एक से ज्यादा है। ओके, पहला देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये कह रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है वो न्यूक्लियस से दूर रहता है, और जिसका एंगुलर मोमेंटम कम है वो न्यूक्लियस के थोड़े नजदीक रहता है। तो बच्चे अगर आपने बोहर पोस्टुलेट ध्यान से पढ़ी है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा, ये स्टेटमेंट बन जाएगा, है ना। बोहर क्या कहता है कि MBR इलेक्ट्रॉन वही चक्कर लगाएगा जहां इसका एंगुलर मोमेंटम MBR NH/2π के बराबर है। तो भाई H/2π तो कांस्टेंट है ना। तो MBR एंगुलर मोमेंटम N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेते जा रहे हो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बढ़ रही है। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही। तो जिसका एंगुलर मोमेंटम कम है वो न्यूक्लियस से पास में रहेगा, और जिसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है दैट विल बी स्टे अवे। तो यही तो कर रहा है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम हाई है वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है, यानी अभी भी मेरे पास देखो A, C और D 3 ऑप्शन है। बस मैंने इसको एलिमिनेट किया, ये आंसर तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो बच्चे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मतलब SPDF, है ना। और उसके लिए पर्टिकुलर उसके लिए साइज का क्या लेना देना है। मान लो 3s है, 3p है, 3d है, 3f है ना। 3f तो होता नहीं, तो 3s, 3p, 3d। तो हम कहेंगे नहीं, साइज का जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, रेडियस का फॉर्मूला, वो क्या था। तो बोर्स रेडियस क्या है 0.529 इंटू n²/z। और वैसे भी हमने इतना पढ़ा है, वे ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो वैलेंस शेल बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंस शेल सेम है, तो फिर एटॉमिक साइज बढ़ने का कोई चांस नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींच रहा है, वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें SPDF का तो कोई रोल ही नहीं आया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये साइज जो है इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट तो हर हाल में गलत है। तो जहां जहां सेकंड आया ना वो वैसे ही गलत हो गया। तो देखो इसको तो हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया, ये गलत है, और हम कह रहे हैं ये भी गलत है। तो ये 2 आंसर तो नहीं है। अब देखो, फॉर अ गिवन, ये हो गया, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू H/2π। अब यहाँ फंस गए, है ना। आपको लगा ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू 1 तो MVR इक्वल्स टू NH/2π। तो बात तो सही है, लेकिन MVR इक्वल्स टू NH/2π ये कॉन्सेप्ट तो बोर्स मॉडल का है। वेव मैकेनिक्स मान के चलता है इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। वेव मैकेनिक्स क्या मान के चलता है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, आप सिर्फ संभावना दे सकते हो, प्रोबेबिलिटी दे सकते हो कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस यहाँ पे है ना। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, और वो जहाँ मैक्सिमम होती है दैट इज ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, तो फिर बोलो। तो हम कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या बताऊं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो ये है √L+1 H/2π, फॉर्मूला तो ये है। अब आप तो बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट, तो भाई ग्राउंड स्टेट में तो 1s n इक्वल्स टू 1, और 1 में क्या है 1s है ना। तो यहाँ आप पकड़ो इस बात को कि आप एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो,
ठीक है। तो वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू तो जीरो है, तो एल अगर जीरो है तो आपका ये एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, तो आंसर हमारा जीरो हो गया। तो h/2 तो नहीं है ना। यहाँ बच्चों ने क्या किया, वेव मैकेनिक्स तो पढ़ा नहीं और सीधा आंसर दे दिया h/2 होगा, लेकिन वेव मैकेनिक्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करेगा क्योंकि वो वेव नेचर कंसीडर करता है। वेव नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो वेव के फॉर्म में, तो वेव को स्टेशनरी तो होती नहीं कि हाँ यहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन, चांस है यहाँ मिलेगा साई स्क्वायर मैक्सिमम, उसे हम ऑर्बिटल बोलेंगे। और ग्राउंड स्टेट में पहला ऑर्बिटल आपका एस ही, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू जीरो, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसका जीरो माना जाएगा। ठीक है, तो भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो जहाँ सेकंड और थर्ड है वो तो मैं गलत कर दूंगी। तो सेकंड थर्ड तो वैसे ही गलत था, यहाँ सेकंड था तो ये गलत है, और यहाँ थर्ड आया तो ये भी आंसर नहीं है। आगे बढ़ते, द प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर फॉर वेरियस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स शो पीक शिफ्टिंग टूवर्ड्स हायर आर वैल्यू। अब मान लो अगर तुम्हें ये ऑप्शन नहीं भी पता था, ये चीज़ तुम्हें नहीं भी पता है इसका थियरी, तो कोई बात नहीं, तीन स्टेटमेंट तो गलत है ना, तो तुम्हारा आंसर तो वैसे ही डी बन गया। और बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है ना। ये कह रहा है कि साई और आर के बीच में ग्राफ खींचो, और जैसे जैसे एल का वैल्यू बढ़ता है ग्राफ का पीक जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो बिल्कुल देखो, अगर हम साई या इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी और आर के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो भाई 1s का ग्राफ जो है ना बेटा वो ऐसा आता है, ये 1s। एक क्वेश्चन और था ना 1s के लिए न्यूक्लियस पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस, तो हमने कहा मैक्सिमम हो गए थे, है ना, क्योंकि ग्राफ ही इस तरह का था। तो ये पहला ग्राफ है, ये ऐसा आता है n बराबर 1 l बराबर 0। इसके बाद जो है वो ग्राफ ऐसा आने लग गया था, n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 1, ये 2p का ग्राफ है। फिर तो उसके बाद ग्राफ ये आ गया था, n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 2, ये आपका 3D का ग्राफ है। इसके बाद तो फिर आपका ग्राफ ये ऐसा आएगा, n इक्वल्स टू 4 l इक्वल्स टू 3, तो ये आपका 4f का ग्राफ है। तो अब ध्यान से देखो, क्या ग्राफ का पीक जो है क्या वो राइट में शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ को, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ग्राफ का पीक जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, ग्राफ का पीक जो है वो राइट में शिफ्ट हो रहा है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या उसका करेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। क्या स्टेटमेंट था फोर्थ, ध्यान से पढ़ो। तो फोर्थ स्टेटमेंट है कि अगर आप साई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ जो है आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाता। तो हम कहेंगे बिल्कुल बात तो सही है ना। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट जो है बच्चे वो आपका सही है। तो यहाँ मुझे आंसर तो हमने पहले ही निकाल दिया था, तो यहाँ हम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द ग्राफ्स shown below does not represent the relationship between incident light and the electron ejected from metal surface। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ पूछ रहा है। ग्राफ आपको प्लॉट दिया है, पहला देखो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ द लाइट। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था, लाइट की एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बात तो ठीक है। तो लाइट एनर्जी बढ़ाऊंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट ये बेसिक ये वर्क फंक्शन है ना, ये क्या है इसका इंटरसेप्ट है ना, तो ये तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मान लो कि लाइट की एनर्जी मैंने 100 दे दी है ना, और वर्क फंक्शन जो मान लो 10 है, तो काइनेटिक एनर्जी 90। अब लाइट की एनर्जी मैंने 100 की 200 कर दी, तब भी वर्क फंक्शन तो 10 ही रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी 90 की जगह क्या होगी 190 होगी, लेकिन ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी ना। तो ग्राफ जो आएगा इसके बढ़ने पे ये बढ़ेगा, पर एक इंटरसेप्ट जो होगा वो फिक्स होगा। तो ये ग्राफ तो सही लग रहा है कि अगर मैं एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, तो इसके बढ़ने के साथ ये बढ़ेगा, लेकिन एक प्रॉपर लिमिट के बाद में, कि इतनी एनर्जी तुम्हारी खर्च हो जाएगी, इसके बाद में जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ तो ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इसको तुम वैसे ही समझ लो, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। अब एक बात सोचो,
काइनेटिक एनर्जी मतलब मान लो मैंने 100 जूल का फोटोन फेंका, है ना, मेरे पास 100 जूल एनर्जी का फोटोन है, मैंने स्ट्राइक कराया और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और 10 जो है वो वर्क फंक्शन था, 10 जूल वर्क फंक्शन था, तो 90 की स्पीड से, 90 की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, अब मैंने 200 जूल का फोटोन फेंका, तब भी वर्क फंक्शन तो 10 ही रहेगा। 190 काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटोन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मैं 300 का फेंक रही हूँ, खर्चा तो 10 का ही है, तो मैं कहूँगी 290 काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुआ। तो मैं एनर्जी बढ़ा रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अब मैं एनर्जी नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ। मान लो मैंने 10 फोटोन जो है वो फेंक दी, तो भाई मैंने 10 फोटोन स्ट्राइक करे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन खर्चा तो वही रहेगा, एक फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर आपने 100 जूल का फेंका है तो 10 तो बेसिक खर्चा है 90। अब आपने 100 फोटोन गिराए हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सबको 10-10 एनर्जी चाहिए एज अ वर्क फंक्शन और 90 सबकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे, पर काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। आपने संख्या बढ़ा दी फोटॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसने कांस्टेंट का ही ग्राफ दिया है, तो हम कहेंगे ये तो ठीक लग रहा है। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थर्ड ग्राफ देखो, थर्ड ग्राफ आपको दिया है किसके बीच में? तो हम कह रहे हैं थर्ड ग्राफ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और तो हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तीसरा जो ग्राफ है वो है बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या करो कि है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। तो मैं कहूँगी देखो बेसिक इतना तो वर्क फंक्शन वाला खर्चा है ना, इतना तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी इतना तो पहले ही लग जाएगा, वर्क फंक्शन जो है वो लग जाएगा। इसके बाद में अगर मैं क्या करती हूँ, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देने के बाद में अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ, बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, है ना। तो अगर मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? सोचो, है ना। तो ये कह रहा है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, तो बिल्कुल जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक पे एक का गेम चल रहा है। एक फोटोन गिराओ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब मैं 100 की जगह 200 जूल की फ्रीक्वेंसी का फोटोन फेंक रही हूँ तो संख्या थोड़ी ना बढ़ेगी, है ना। मैं एनर्जी बढ़ा रही हूँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर तो फिर नहीं बढ़ने वाले, बात ठीक है। अब यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बात तो सही है, पर ये गायब कर दिया आपने, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी और आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और आपने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो बढ़ तो रही है लेकिन इंटरसेप्ट तो गायब कर दिया। ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, नहीं। अभी मैंने आपको क्या बोला कि मान लो 100 जूल का फोटोन फेंका, 10 वर्क फंक्शन था, काइनेटिक एनर्जी 90 थी। अब मैं 200 जूल का फोटोन फेंक रही हूँ तो वर्क फंक्शन तो 10 ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 190 है। तो बच्चा मैंने वहाँ 100 का 200 किया तो यहाँ डबल तो नहीं हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी 90 का 190 हुआ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन थोड़ा हुआ। आपने बीच में क्या किया, इंटरसेप्ट तो गायब कर दिया। तो ये जो ग्राफ है फोर्थ वाला, ये आपका गलत है ना। ये ग्राफ जो है ये मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है दैट इज इनकरेक्ट। क्लियर? यही तो पूछा आपसे, क्या पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ जो है वो रिलेशनशिप इंसिडेंट लाइट और इसके रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो समझ गए आप यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट X with an atomic number of 71 enters into the orbital। अब मतलब बताओ 71 में कौन सा 71 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, 71 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है। तो अभी या तो पूरा वो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ पहले, 1s 2s 2p आ जाएगा आंसर, है ना। मान लो अगर तुमने फटाफट बना पाए तब तो तुम बना भी सकते, ऐसी कोई बात नहीं थी। पहला ये आपका 1s था, 2s था, 2p था, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। यहाँ गलती होने का कोई चांस है नहीं। देखो दूसरा तरीका भी बता दूंगी शॉर्टकट, लेकिन वो प्रैक्टिस पे बेस्ड है, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो।
ठीक है, 7s और 7p। ओके, अब करना क्या था, तो पहले 1s गया, फिर 2s गया, फिर 2p 3s गया, 3p 4s गया, 3d 4p 5s चला गया, 4d 5p 6s चला गया। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप गिनोगे ना तो देखो अगर मैं 2p6 गिनूँ तो 10, 3p6 गिनूँ तो दूसरी इनर्ट गैस 18, 4p6 गिन लेती हूँ तो तीसरी इनर्ट गैस, है ना। तीसरी इनर्ट गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियन, आर्गन और क्रिप्टन। 36, मतलब हीलियम नहीं गिनो तो 36 हो गया, चौथी इनर्ट गैस। ठीक है, फिर अगर आप ये गिन लेते हो 5p तो बच्चे ये हो गया आपका जिनन, तो जिनन हो गया 54, ये हो गया आपका 56। क्लियर, यहां तक आपके आ गया 56। और इसके बाद तो आप कह रहे हो 4f, तो बच्चे 56 और 14 ये मिलके हो जाते हैं कितने, 70। तो मैं अगर 4f में ही भरती हूँ, क्योंकि देखो यही गलती है, बच्चों को लगेगा हाँ 4f f ब्लॉक का है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन f में, नहीं। अगर मैं 4f 14 भी कर देती हूँ, इसकी कैपेसिटी भी खत्म कर देती हूँ ना, तो 70 ही आते हैं। क्वेश्चन 71 पूछ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि अब तो इलेक्ट्रॉन 4f के बाद की लाइन कहाँ जा रही है, 5d। तो 71st वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 5d में जा रहा है। देखो पहले ये वाला किया तो आपने कहा यहाँ तो हीलियम हो गया, ये 2p आया तो ये नियॉन हो गया, यहाँ तो क्या हो गया, आर्गन, यहाँ क्रिप्टन, और ये क्या है, जिनन। तो मुझे ये सारा तो नहीं गिनना था, मैंने कहा जिनन 54 तो पहुंच गया भाई, और ये क्या हुआ, जिनन के बाद 6s, तो मैंने कहा 56 तो हो गया। 56 के बाद f ब्लॉक भर दो तो f ब्लॉक में 14 आता है, तो 71st पूछ रहा है, तो दैट शुड गो इन 5d ऑर्बिटल, 5d में जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर 5d है। और आपको लगेगा नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मेरे को डायरेक्ट ही बताना था कि भाई 70 वाला, तो आप ऐसे कर लो, पीरियोडिक टेबल में ये लैंथेनम और ये हॉफनियम। अब लैंथेनम 57 और हॉफनियम क्या होता है, 71, है ना। तो बच्चों को लगता है 71 वाला जो होगा ना, सॉरी 71 नहीं, हॉफनियम 72, सॉरी। तो बच्चों को क्या लगता है 71 वाला जो होगा ना वो हमारा एफ ब्लॉक का है, और एफ ब्लॉक का है तो बस खटाक से आंसर कर देंगे एफ में। नहीं, एफ का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, आखिरी एलिमेंट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 6s2 4f14 5d1। फुल फिल के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन हमें डी में शिफ्ट करना पड़ता था। और आप ऐसे गिन लो, ये 54, ये 2, ये 14, तो ये आपका कितना आया, वापस वही आ गया 70 और ये 71। तो यहाँ आंसर जो बैठेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, 5d1। क्लियर है, सिंपल है ये भी, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस इसमें जल्दबाजी में गलत हुआ होगा बच्चों का, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं। नेक्स्ट देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वो है -13.6। द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चे एक्साइटेड स्टेट हमेशा एक प्लस चलती है, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, n इक्वल्स टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 3। और बात चल रही है यहाँ हीलियम प्लस की। ओके, तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, -13.6 इंटू z²/n²। तो आप ये फॉर्मूला बना दो, E हाइड्रोजन और E हीलियम। ठीक है, Z की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन Z हीलियम का स्क्वायर, और N का इन्वर्सली, तो हीलियम का कौन सा शेल में आपसे बात पूछी जा रही है और हाइड्रोजन के कौन से शेल में दी है। तो हाइड्रोजन की एनर्जी तो आपको दी है, आई थिंक कितनी, -13.6। ओके, दिस इज -13.6। हीलियम प्लस की एनर्जी मुझे फाइंड करनी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2²। नाउ हीलियम का कौन सा एक्साइटेड स्टेट था, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना, n बराबर 3, तो यहाँ मुझे रखना था 3²। हाइड्रोजन की तो ग्राउंड स्टेट थी। ठीक है, तो E हीलियम जो मुझे फाइंड करना है दैट इज क्या हो जाएगा, 9/4, तो 4/9 हो जाएगा। तो -13.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 से डिवाइड कर दो, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 54.4 डिवाइड बाय 9। तो बच्चे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 6.04। 54 तो वैसे ही हो गया, है ना, तो 6.04 माइनस का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अबाउट 900 नैनोमीटर
विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पज। ठीक है, मतलब आपको जो रेडिएशन की वेवलेंथ दी है वो है 900 पिकोमीटर। ठीक है, तो बच्चे 900 पिकोमीटर, 900 पिकोमीटर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो सॉरी नैनोमीटर नॉट पिकोमीटर, तो 10⁻⁻9 मीटर। अब मुझे इसको इस सीरीज से रिलेट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं रिडबर्ग कांस्टेंट चाहिएगा, है ना। तो रिडबर्ग कांस्टेंट तो देखो सेंटीमीटर में है, तो 900 इंटू 10⁻⁻9 और 10⁻2 कर देती हूँ तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्या बोलेंगे लैम्डा, नॉट एनर्जी, दिस इज लैम्डा। लैम्डा आ गया ये सेंटीमीटर में। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, ये लैम्डा और इस लैम्डा की एनर्जी किस लाइन से मैच कर रही है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे को एक फॉर्मूला पता है, यहाँ लिख देती हूँ, आपको एक फॉर्मूला क्लियर है, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो हम कहेंगे हाँ, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो फिर आप हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 कर दो। तो हम कहेंगे ओके चलो, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है डेल्टा ई, तो हम कहेंगे hc/λ, यानी hc इंटू 1/λ, और 1/λ की वैल्यू तो है ही ना तुम्हारे पास, तो हम कहेंगे हाँ hc 1/λ की वैल्यू ये है r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। भाई ये एनर्जी किस सीरीज से बिलोंग करनी यही तो पता नहीं। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या hc/λ, लैम्डा को मैंने 1/λ लिख दिया और 1/λ मैंने इस फॉर्मूले से उठा लिया। हाइड्रोजन एटम की बात है तो z1 कर दिया। अब क्या करें, तो देखो, तो मेरे पास नया फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई इक्वल्स टू hc r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और मैं डेल्टा ई की जगह मैं खुद ही hc/λ लिख देती हूँ, hc/λ इक्वल्स टू hcr और 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। hc आपका कैंसिल हो गया, तो फिर देखो, तो अब मेरे पास फॉर्मूला आया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है वो आना चाहिए कितना, 1/r लैम्डा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 1/r लैम्डा। और 1/r लैम्डा में देखो r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, r आप ले लो 10⁵। ठीक है, लैम्डा भी क्वेश्चन में गिवन है 900, कितने जीरो हो गए 900, और ये देखो 10⁴ और 9 में से कम कर दो तो 9 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो मतलब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की वैल्यू 1/9 आनी चाहिए। अब तुम चेक कर लो, है ना। देखो पैशन इन्फिनिटी से 3, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर 1/9। ठीक है ना, ये ब्रैकेट है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, नहीं तो मैं कहूँगी हाँ 1/9 पैशन का दो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पैशन इन्फिनिटी से 3 आता है तो 1/λ की वैल्यू जो है ये जो वैल्यू है ये दोनों किसके बराबर आ रही है 1/9 के, तो ये सेट हो रहा है। तो हम कहेंगे हाँ ये एनर्जी इस ट्रांजिशन के क्या है बराबर है। तो आंसर हो जाएगा पैशन इन्फिनिटी से 3 में जो एनर्जी चेंजेस आएंगे वो इस वेवलेंथ से क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। क्लियर है, थोड़ी मैथ्स लगानी, हालांकि जेईई का पेपर है तो मैथ्स तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हें लैम्डा, न्यू और न्यू नॉट में रिलेशन निकालना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो हम कहेंगे फोटोन एनर्जी, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था कि भाई फोटोन को जो एनर्जी मिलती है वो 2 पार्ट्स में बंटती है, एक वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नाउ फोटोन की एनर्जी तो मान लो h न्यू, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी
तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हमें इसको कनेक्ट करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ से, मतलब काइनेटिक एनर्जी हटा के लैम्डा लेके आओ। तो बच्चे थ्योरी में पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये अगर आप डी ब्रोगली देखोगे तो वहाँ हमने पढ़ा रखा है डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये बहुत बार लगता भी है। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो मैं कहूँगी एच तो रहने दो, ठीक है। और या चलो पूरा ले लेते हैं पहले, रूट 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, एच अपॉन लैम्डा, स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ तो एच स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से रूट ये हटा देती हूँ रूट, और यहाँ आ जाएगा क्या 2m। ओके, तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वहाँ मैं ये रख लेती हूँ, तो एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m इक्वल्स टू एच, कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। हाँ, एच और लैम्डा का स्क्वायर हो गया, ठीक है, एच एच फिर से कैंसिल हो गया, यहाँ एच आ गया। तो ध्यान से देखो, लैम्डा स्क्वायर 2m इक्वल्स टू क्या बनेगा, एच अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट। बस आपको रिलेशन बनाना है, लैम्डा स्क्वायर और न्यू नॉट में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे लैम्डा न्यू माइनस न्यू नॉट के रूट के इनवर्स है, यानी पावर हाफ के इनवर्स है। अब ऐसा आपको मिला ऑप्शन डी के अंदर, तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखो कुछ नहीं किया, सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगाया, फोटोन को दी गई एनर्जी एच न्यू, वर्क फंक्शन तो हम कहेंगे एच न्यू नॉट, एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। बिल्कुल, बात तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को लैम्डा के रिस्पेक्ट में लिखा है, फिर मैंने ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है लैम्डा वाला, इसको मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली और इसको मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, और रिलेशन निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ इतना वेलोसिटी। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आपको पता है लाइट की एनर्जी यानी एच सी बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी। नाउ स्टूडेंट एच सी बाय लैम्डा, तो एच आपका ये रहा प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, सी आपका हो गया स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट करो 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, वर्क फंक्शन प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। और v स्क्वायर, v है वेलोसिटी 6 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहाँ से तुम वर्क फंक्शन निकालो, है ना बच्चे। तो यहाँ से तुम्हारा वर्क फंक्शन आई थिंक आएगा 3.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। सॉल्व आपको करना है 3.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, बट आप देखो आंसर कोई भी जूल में नहीं है, तो ठीक है ना, आपको दे तो रखा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जूल को कन्वर्ट करो तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, तो आपका ये होता है जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते, 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते, तो डिवाइड कर दो, तो आप अपने आंसर को 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो, तो 33/16 कितना आएगा, लमसम 2 के आसपास आएगा, तो 2 के आसपास वाला आंसर हो गया 2.1। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इन n ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे n ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, nth बोर्स ऑर्बिट है ना, इन अ हाइड्रोजेनिक एटम मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज इक्वल टू 1.5 पाई a नॉट, लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 पाई a नॉट, देन द वैल्यू ऑफ n अपॉन z,
तो आपको n/z जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है बोर्स वेरिफिकेशन और हमने फाइंड किया था डी ब्रोगली। बोर के हिसाब से तो ऐसे चक्कर लगा रहा है तो 2πr हुई डिस्टेंस, डी ब्रोगली के हिसाब से ऐसे चक्कर लगा रहा है तो n लैम्डा, तो 2π तो ठीक है। r क्या है तो r तो रेडियस होती है, nth ऑर्बिट की रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 इंटू n²/z। और ये जो 0.529 है ना बच्चों, इसको a0 लेते, दिस इज इक्वल टू a0। ठीक है, और n लैम्डा, यहाँ जो लैम्डा है वो कितना है, तो वो है 1.5 पाई a0। तो बस अब आपका क्वेश्चन बन गया 2 पाई a0 इंटू n² z इक्वल्स टू n 1.5 पाई a0। अब क्या करें, तो हम एक बार तो a0 कैंसिल कर देते हैं, n कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, और पाई भी कैंसिल कर देना, पाई भी कैंसिल कर देते हैं। तो अब मेरे पास है n/z इक्वल्स टू मेरे पास है 1.5/2। तो ये तो हमारे पास आ रहा है 15/20, यानी 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, यानी 3/4 यानी 0.75। तो हाँ, हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.75। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हो गए आपके जेईई मेंस 2019 के एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो थ्योरी कहाँ पढ़ते हैं और क्वेश्चन कहाँ पहुँच जाता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।